नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शाम के 6 बज गए। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा पॉलिटिकल डिबेट शो रणक्षेत्र। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। मिडिल ईस्ट धधक रहा है और अब जंग का ऐलान भी हो चुका है। यह जंग सिर्फ बमों की नहीं है, मिसाइल्स की नहीं है, हथियारों की भी नहीं है। यह जंग है दोहरे चेहरे वालों की पोल खोलने वाली। और आज सबसे बड़ा सवाल उठा है कि जब पूरी दुनिया दो खेमों में बंट रही है, तब पाकिस्तान किस ओर खड़ा है। एक तरफ ईरान है जिसने खुलकर ऐलान कर दिया कि आतंकी इजराइल को वो अब नहीं बख्शेगा और ऐलान के कुछ ही घंटों में इजराइल पर 25 मिसाइलें उसने दाग दी हैं। इस वक्त ईरान अपने वजूद को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो खुद इस्लामी दुनिया का रहनुमा खुद को बताता है और आज व्हाइट हाउस की दहलीज पर सजदा कर रहा है। जी हां, पाकिस्तान का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बंद कमरे में लंच करने वाला है। ना मीडिया को इजाजत है, ना कैमरों को बुलावा है, बस अंदर एक डील चल रही है। डील है डॉलर की, डील है हथियारों की और यह डील है धोखे की। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं कि पाकिस्तान अमेरिका से क्या मांग रहा है, सवाल यह भी है कि वो ईरान को क्यों बेच रहा है। क्या पाकिस्तान की इबादत अब वॉशिंगटन की चौखट पर होती है? क्या कुरान की जगह अब डॉलर ने ले ली है? क्या मजहब सिर्फ भाषणों की दुकान है और असली धर्म और अब सौदेबाजी ही क्या धर्म बचा है? आज हम आपको दिखाएंगे पाकिस्तान का वो चेहरा जिसे वो नकाब के पीछे छिपाने की नाकाम कोशिशें कर रहा है। वो चेहरा जो दुनिया को उन्मत्त का भाई कहता है, लेकिन जब दोस्ती की कसौटी आती है तो पीठ में छुरा घोंपने की अपनी पुरानी आदत से बाज नहीं आता। तो आज सवाल पूछेंगे कि क्या पाकिस्तान ने मजहब को डॉलर में बेच दिया है और क्या पाकिस्तान ने ईरान की पीठ में छुरा जो है वो घोंप दिया है? क्या डॉलर के लिए ईरान को खत्म करने पर पाकिस्तान तुला हुआ है और क्या पाक का असली मजहब अब सिर्फ डॉलर है? शो की शुरुआत करेंगे, मुलाकात आपकी होगी मेहमानों के साथ, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और आज तमाम एक्सपोज हरकतों को हम करने वाले हैं पाकिस्तान की। मिडिल ईस्ट बारूद के ढेर पर खड़ा है और जंग अब औपचारिक रूप से शुरू हो चुकी है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई ने खुला ऐलान किया कि जंग शुरू होती है। अब आतंकी इजराइल को बख्शा नहीं जाएगा और इस ऐलान के साथ ही ईरान ने इजराइल पर 25 मिसाइलें दागी हैं। एक तरफ अमेरिका खुलकर इजराइल के साथ खड़ा है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान धीरे धीरे उस खेमे में सरकता नजर आ रहा है जो खुद को इस्लामी दुनिया का नेता कहता है। आज हकीकत की दुनिया के सामने है। कहने को पाकिस्तान ईरान का दोस्त है, पर जब ईरान इजराइल से लड़ रहा है तब पाकिस्तान का आर्मी चीफ आसिम मुनीर व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप के साथ प्राइवेट लंच कर रहा है। ना कोई प्रेस, ना कोई फोटो, ना कोई आधिकारिक बयान, बस बंद दरवाजों के पीछे डॉलर और डील की सौदेबाजी। अब ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या ट्रंप ने यह मीटिंग पाकिस्तान को ईरान के खिलाफ खड़ा करने के लिए रखी है? क्या अफगानिस्तान की तरह अब ईरान के खिलाफ भी पाकिस्तान को मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल कि पाकिस्तान मजहब के साथ है या फिर डॉलर के साथ? जहां दुनिया मान रही है कि ईरान इजराइल जंग अभी भी वर्ल्ड वॉर 3 में तब्दील हो सकती है, वहीं भिखारी पाकिस्तान अब कुर्सी और करेंसी की सेटिंग में जुटा है। ईरान चेतावनी दे चुका है कि अगर अमेरिका बीच में आया तो ये टकराव नहीं, ये पूर्ण युद्ध होगा। पर पाकिस्तान को इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस्लामी भाईचारा सिर्फ भाषणों में है। हकीकत में पाकिस्तान को सिर्फ अमेरिकी डॉलर और सैन्य समर्थन चाहिए था। ट्रंप और आसिम की मुलाकात में सबसे बड़ी बेइज्जती पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की हुई है। ना बुलावा, ना बयान। आर्मी चीफ को बुलाकर अमेरिका ने यह साफ कर दिया कि पाकिस्तान में सरकार कोई और नहीं बल्कि सेना ही चलाती है। तो क्या ये तय है कि पाकिस्तान सिर्फ एक प्यादा है जिसे कभी अफगानिस्तान में आगे किया जाता है और अब ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करने की तैयारी हो रही है? क्या मजहब सिर्फ दिखावे के लिए है और हकीकत में पाकिस्तान अब ईरान की पीठ में छुरा घोंपने को तैयार है? आज दुनिया पूछ रही है कि पाकिस्तान के लिए मजहब बड़ा है या डॉलर? क्या पाकिस्तान ईरान के दुश्मनों से गहलबैयां कर रहा है और अपने ही इस्लामी पड़ोसी देश को धोखा दे रहा है? ट्रंप और मुनीर की मुलाकात से ही हकीकत सामने है। पाकिस्तान का असली मजहब सिर्फ और सिर्फ डॉलर है। उसकी नमाज अब वॉशिंगटन में पढ़ी जा रही है। मजहब बेचकर, ईमान गिरवी रखकर और आत्मसम्मान की चिता जलाकर
ये है पाकिस्तान की असल तस्वीर, जहां कुरान की जगह अब डॉलर रखा जा चुका है और मजहब की जगह सौदा बैठ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो आइए आज इसी विषय पे करेंगे चर्चा की शुरुआत। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। टीपीएस त्यागी साहब हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। विंग कमांडर पुलकल द्विवेदी साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी स्वागत करेंगे। सिद्धार्थ दवे साहब हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, और साथ ही में सुरेंद्र स्वामी जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ आज जुड़ गए। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं करूंगा आज टीपीएस त्यागी साहब के साथ। त्यागी जी, 4-5 दिन का वक्त बीत चुका है, ये जो जंग ईरान और इजराइल की चल रही है, लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण पहलू है इस समय अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी। एक तरफ हम देख रहे हैं G7 में शामिल होने के लिए वो पहुंचे और वहां से अचानक वापस पहुंचे वॉशिंगटन। रक्षा मंत्रालय की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने और फिर कहा कि ईरान में जो लोग हैं वहां से निकल जाइए। इस युद्ध में अमेरिका की भूमिका क्या है, वहां से हम चर्चा की शुरुआत करते हैं, फिर पाकिस्तान की तरफ आगे बढ़ेंगे सर। अमेरिका की शुरुआत वो है जो हमेशा रहती है। अमेरिका का रोल ये रहता है कि जब दो देशों में मामूली लड़ाई होती है तो अमेरिका जाकर उन्हें समझाता है। अमेरिका के समझाने के बाद उनमें मार पीट, गाली गलौज, गोली चलना, हथियार चलना शुरू होता है और फिर वो हथियार आते हैं अमेरिका से। यानी कि अमेरिका का मेन रोल तो ये रहता है सब जगह। अब जहां तक इस समय का सवाल है, इस समय अमेरिका की भूमिका ये है कि अमेरिका और इजराइल दोनों ये सीधे सीधे कई बार कह चुके हैं और अब भी कहा है कि ईरान को हम न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे। कारण ये है, अमेरिका के लिए तो ये कारण है कि पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर अगर कोई अमेरिका की खिलाफत करता है तो वो ईरान है, और इजराइल के लिए ये कारण है कि इजराइल ईरान के मुकाबले एक मिनिएचर देश है। अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बन जाता है तो उसके एक अटैक के बाद इजराइल में रिटेलिएटरी कैपेसिटी ही खत्म हो जाएगी, उसको तो मौका ही नहीं मिलेगा दोबारा सेकंड स्ट्राइक करने का। लिहाजा इसलिए इजराइल खिलाफ है। अब अमेरिका ने इजराइल को हर तरह की सपोर्ट की, लेकिन स्थिति ये आ गई कि ईरान की जो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, वो मिसाइल्स का तोड़ इजराइल के पास पूरी तरह से नहीं था। उसके जो एयर डिफेंस सिस्टम थे वो उन सब मिसाइलों को इस वजह से नहीं इंटरसेप्ट कर पाए क्योंकि वो झुंडों में आई, वो इकट्ठी आई। जैसे जब हुती हमला करता था इजराइल के ऊपर तो एक दिन में एक मिसाइल आती थी, बैलिस्टिक मिसाइल, उसको इजराइल तबाह कर देता था। लेकिन ईरान ने 10 मिसाइल, 20 मिसाइल, 25 मिसाइल ऐसी भेजनी शुरू की, तो इजराइल का उसमें बहुत नुकसान हुआ। इजराइल चूंकि छोटी कंट्री है, लिहाजा छोटा नुकसान भी बड़ा नुकसान दिखने लगा, चाहे तेल अवीव हो या यरूशलेम हो या हाइफा पोर्ट हो। तो इन मिसाइलों के हमले के जब दोनों तरफ से चलते रहे तो स्थिति ये आ गई कि अब दोनों तरफ के एयर डिफेंस सिस्टम भी कम हो गए, लेकिन जो एयर पावर है वो इजराइल की अब भी बनी हुई है और ईरान की खत्म हो चुकी है। ईरान के अंदर टोटल सुपीरियरिटी एयर जी बिल्कुल। त्यागी साहब, लौट रहा हूं आपके पास, मैं सिद्धार्थ जी की तरफ आगे बढ़ रहा हूं। सिद्धार्थ जी, आज जो हमने डिबेट का मुख्य टॉपिक रहा है कि क्या मजहब से ज्यादा बड़ा डॉलर हो गया है, वो आज हमने इसलिए भी खास तौर पर रखा है चूंकि ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान हमेशा कहता है कि कहीं भी इस्लामिक कंट्री में लड़ाई किसी देश से होती है उसका मतलब यही होगा कि उसकी हमसे लड़ाई है, इस्लाम के तौर पर वो ये बात कहता है। ऐसे वक्त में जब अमेरिका परोक्ष रूप से साथ खड़ा है इजराइल के, ऐसे वक्त में मुनीर का वहां पहुंचना, ट्रंप के साथ बंद कमरे में लंच करना, क्या यह बताता है कि आप जो कल तक सो कॉल्ड मजहब की बात करते थे, इस्लाम की बात करते थे, उस मजहब से बड़ा अब आपका डॉलर हो चुका है? क्या आप डॉलर के लिए अब जो तमाम चीजें थी उसको सब ताक में रख दिया गया है? जी नमस्कार विकास जी। विकास जी, सुदर्शन न्यूज चैनल के दर्शकों को मैं विशेषकर बताना चाहूंगा कि नाम रखा है पाकिस्तान, लेकिन इसकी हरकत हमेशा से नापाकिस्तान रही है। न सिर्फ हिंदुस्तान भारत के लिए बल्कि बाकी जो उसके जो सो कॉल्ड इस्लामिक ब्रदरहुड या जो उम्मा है उसके लिए भी। चाहे तो दर्शक गूगल भी कर सकते हैं, अगर आप गूगल करेंगे ब्लैक सितंबर
तो आपको विशेषतः इसके बारे में जानकारी मिलेगी। ये बात है जॉर्डन की। ये देश है पाकिस्तान जो हमेशा पैलेस्टीनियन कॉज के लिए चिल्लाता रहता है, और जॉर्डन में 1970 में तकरीबन 3,500-4 हजार पैलेस्टीनियंस का नरसंहार हुआ था। और इसको लीड करने वाले कौन थे? उस शख्स का नाम है ब्रिगेडियर जियाउल हक, जो बाद में जाकर देश के जनरल बनते हैं, जनरल जियाउल हक, और ही रूल्ड द कंट्री, उन्होंने कू किया था वगैरह वगैरह। बहरहाल बात यह है कि ये बताने का मैं आपको एक आशय कर रहा हूं कि ये 1970 की बात बता रहा हूं। 1970 और अब तक में कुछ बदला नहीं है। डॉलर्स के लिए ये जो अमेरिकी डॉलर्स हैं उसके लिए पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी के जनरल्स कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसका मैंने आपको पहले बताया था, 1970 का उदाहरण दिया, ब्लैक सितंबर का। और अभी जो पिछले कई दिनों से उन्होंने वहां पे कैंप डाउन किया हुआ है, वो लगभग काफी एक अरसे से 2-3 दिनों से वहां लगे हुए हैं, चाह रहे हैं कि कैसे तैसे करके एक मुलाकात हो जाए डोनाल्ड ट्रंप के साथ। और ये भी सुनने में आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने उनसे ये बात का एश्योरेंस लिया है दैट यू विल प्रोवाइड अस स्पेसिफिक इंटेल इनपुट्स ऑन द बॉर्डर ईरान। तो वहां पे बिल्कुल ओपनली ये बात तय हो चुकी है कि ये सिर्फ नाम का उम्मा है, क्योंकि जहां जो देश जहां पे उनके जो अहमदिया मुसलमान हैं उनके लिए क्या हो रहा है, उनके ह्यूमन राइट्स के बारे में क्या हो रहा है, या बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, वो तो हम देख ही रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो स्पेसिफिक मीटिंग हुई है, कंगाल देश है जहां पे आटे के भी लाले पड़े हुए हैं, खाने के भी लाले पड़े हुए हैं, तो उनके लिए तो ऑब्वियसली एनी काइंड ऑफ एड, एनी काइंड ऑफ, हो सकता है कि जब ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे जो एड डिक्लेयर हुई थी, सिद्धार्थ जी, मैं आपके पास लौट रहा हूं। कंडीशनैलिटी हो सकती है। ठीक है, एक ओपनिंग कमेंट सुरेंद्र जी का, फिर उसके बाद में सभी के पास आ रहा हूं। सुरेंद्र जी, जो देश की हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की, उस पर अभी बताया सिद्धार्थ साहब ने कि उसकी किस तरह से हमेशा भूमिका रही है और उसकी मानसिकता क्या है वो भी बताया। लेकिन अब उस देश के अंदर की बात कर लेते हैं। एक तरफ हम देख रहे हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप बुलावा दे रहे हैं प्राइवेट लंच के लिए बंद कमरे में, वो भी आसिम मुनीर को, तो शहबाज शरीफ का क्या इस बात पर मुहर लगती है कि वहां सेना की चलती है, वहां आईसिस की चलती है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। इसे कैसे देखते हैं सुरेंद्र जी आप? नहीं, वो तो ऑपरेशन सिंदूर में ही तय हो गया था। जब अमेरिकन ने बात की थी तो उन्होंने शहबाज से बात ही नहीं की, उन्होंने जनरल मुनीर से ही बात की। तो ये तो उसी समय हो गया था कि पाकिस्तान में, जैसा सभी लोग कहते हैं कि भाई सब देशों पे सेना होती है, पाकिस्तान में सेना के पास एक देश है, तो इसलिए वहां पे तो जो राष्ट्रपति है उनकी कोई मतलब उस एंगल से पावर नहीं है, तो जो भी कुछ नेगोशिएशन करने हैं वहां पे तो जनरल को ही करने हैं। और अब उन्होंने इतनी बड़ी तथाकथित उनकी जीत कह लीजिए, उसको दिखा के और ड्रामा करके अब उनको फील्ड मार्शल भी बना दिया है। देखिए क्या है, मेरा ये मानना है कि जो जनरल मुनीर को उन्होंने, फील्ड मार्शल मुनीर को जो बुलाया है, उसके पीछे 2-3 कारण है। पहला तो यह है कि पैसे का तो आपको मालूम ही है, ये सब भ्रष्ट लोग हैं, इन्होंने फॉरेन में अपनी संपत्तियां बनाई हुई है, तो उसमें इनको एक आध और इनके लिए जोड़ देंगे। और अमेरिका में ऑलरेडी एक संसद में वहां रिजोल्यूशन है कि भाई ये जो मुनीर है इसके खिलाफ जो इलीगल मनी है वो इनका सब सीज करो। तो अमेरिका में अगर वो रिजोल्यूशन पास हो जाता है तो जनरल मुनीर की जो भी दुनिया भर में संपत्तियां इन्होंने बनाई है उनको सब अमेरिका सीज कर देगा। अमेरिका ये चाहता है कि ये इसको बलूचिस्तान में ठिकाना दे। बलूचिस्तान में ठिकाने के 2 कारण हैं। एक तो वो ईरान अफगानिस्तान दोनों को संभाल सकता है, दूसरा उनका ये है कि जो चाइना का सीपैक है वो बलूचिस्तान में से ही होके सारा निकल रहा है, पीओके, उसके बाद बलूचिस्तान, पंजाब सिंध में तो कुछ है ही नहीं। तो वो ये चाहते हैं कि चीन को भी इससे हम कंट्रोल कर लेंगे। तो ये बातों को लेकर के, लेकिन जहां तक पाकिस्तान का जो ताल्लुक है कि वो क्या करेगा, अभी उन्होंने कहा कि अगर इजराइल न्यूक्लियर बम डालता है ईरान पे तो हम भी न्यूक्लियर बम डाल देंगे इजराइल के ऊपर। ये क्या है, आप देखिएगा, ये कंट्री एक ऐसा कंट्री है जो वैसे तो चाहता है कि भाई हम मुसलमानों का मैं लीडर बनूं, ईरान, सऊदी अरेबिया, तुर्की और उसके बाद पाकिस्तान ये चाहता है कि हम मुस्लिम देशों के लीडर बने। लेकिन ये जिसको बोलते हैं ना हम लोगों के, यार ये बड़ा कमीना आदमी है। तो इनकी जो प्रवृत्ति है वो ऐसी है कि आप देखिए
रशिया के साथ समझौता कर रहे हैं, रशिया के साथ अच्छी दोस्ती बना रहे हैं और यूक्रेन को हथियार बेच रहे हैं। मतलब आप सोच सकते हैं। तो इनकी ये अमेरिका से भी पैसा ले आएंगे, उनको बलूचिस्तान में बिठा देंगे और बॉर्डर पे ये कह देंगे कि ठीक है हम आपकी बॉर्डर। वैसे तो देखिए अमेरिका का कोई इंटेंशन नहीं है इजराइल को वो ईरान को ऑक्यूपाई करने का, नहीं वो ईरान में घुसेंगे, उनका कोई इंटरेस्ट, उनको तो डिकैपिसिटेट करना है और वो उनको बाहर खड़े खड़े करना है। ठीक है, इस पे मैं जवाब लेता हूं टीपीएस त्यागी जी से, लेकिन टीपीएस त्यागी साहब चूंकि अब युद्ध की बात चली रही है, हम पाकिस्तान पे आए उससे पहले अभी जो 5 दिन में घटा ईरान में और इजराइल में, 5वें दिन आप क्या देख पा रहे हैं इस वॉर को, और इससे बहुत सारी संभावनाएं और चेतावनियां अभी आज तो जी गई हैं, उस पर हम बात करें, लेकिन 5 दिन में आप इस वॉर को कहां खड़ा पाते हैं सर? मैं ये महसूस करता हूं कि सिचुएशन कुछ भी हो जाए, अमेरिका इजराइल को हारने नहीं देगा जी। अब 5 दिन में दोनों देशों ने एक दूसरे के ऊपर बेतहाशा हमले किए हैं। नुकसान इजराइल को हुआ है, ईरान को हुआ है। इजराइल क्योंकि छोटा देश है, नुकसान ज्यादा दिखता है, ऐसा लगता है जैसे गाजा बन गया। ईरान क्योंकि बड़ा देश है तो उस पर एब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन जिस तरह से ईरान के कमांडर्स को मारा गया है, करीब करीब 2 दर्जन मिलिट्री कमांडर्स को, दूसरी एशलोन के कमांडर्स को भी मारा गया है, न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार दिया गया है और उसके न्यूक्लियर ठिकानों के ऊपर हमला किया गया है। इससे ईरान की न्यूक्लियर बम बनाने की जो प्लानिंग थी वो तो निश्चित रूप से डिले हो गई है। लेकिन ये समझ लेना कि ईरान खत्म हो गया वो इसलिए मुश्किल है क्योंकि ईरान के पास मिसाइलों का जखीरा अभी भी बाकी है। हालांकि उसमें से बहुत सारी मिसाइलें अंडरग्राउंड तबाह कर दी गई, करीब 1/3 मिसाइल लॉन्चर तबाह कर दिए गए, लेकिन वो अभी भी ये कह रहे हैं कि हमारे लिए अमेरिका के मिलिट्री बेसिस को तबाह करना इजराइल के ऊपर अटैक करने से ज्यादा आसान है। और अगर अमेरिका इंटरवीन करता है तो फिर 50,000 ताबूतों की भी तैयारी कर ले, हम इस पोजीशन में हैं। अमेरिका कह रहा है कि बगैर शर्त समर्पण कीजिए। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे पाकिस्तान को लाना चाहता हूँ। पाकिस्तान को इसलिए लाना चाहता हूँ कि बहुत मुमकिन है कि पाकिस्तान के उस मुल्ला मुनीर को इसलिए बुलाया गया हो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा और इसलिए खाना खिलाया गया हो क्योंकि वो पाकिस्तान के थ्रू ईरान के ऊपर ग्राउंड ऑपरेशन करने का प्लानिंग है। ग्राउंड ऑपरेशन इसलिए कि जब तक ग्राउंड ऑपरेशन नहीं होगा तब तक वो जो 400 केजी संवर्धित या एनरिच्ड यूरेनियम है उसको कंट्रोल कैसे करेंगे, उसका पोजीशन कैसे लेंगे? वो एयर स्ट्राइक से तो पोजीशन मिल नहीं सकता। लिहाजा दैट इज वन। और पाकिस्तान की जो आप बातें बता रहे थे साहब, सऊदी अरबिया जिसने हमेशा पाकिस्तान को पैसे दिए, उस सऊदी अरबिया ने को जब जरूरत पड़ी तो यमन में पाकिस्तान ने उनका साथ नहीं दिया। चाइना से जिससे वो पैसे लेता है वो चाइना उइगर मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म करता है, पाकिस्तान की जुबान नहीं खुली। और ईरान जिसके लिए उसने ये कहा, ईरान के एक लीडर ने, कि पाकिस्तान ने ये कहा है कि अगर इजराइल ने ईरान के ऊपर न्यूक्लियर अटैक किया तो पाकिस्तान उसके ऊपर न्यूक्लियर अटैक करेगा इजराइल के। लेकिन तुरंत बाद पाकिस्तान की असेंबली के अंदर ये कह दिया गया कि नहीं, ये तो बड़ा बेहुदा बयान है, ऐसा कुछ नहीं है, हम हमारा जो है जी वो हमारे लिए। चलिए, न्यूक्लियर की अब जब बात छिड़ी है तो बात मैं कर लेता हूं। मेरे साथ विंग कमांडर जो है पुष्कल द्विवेदी साहब भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है पुष्कल जी आपका। आपसे ये सवाल ले लेता हूं सर, 2 देश हम देखते हैं विश्व में ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा, मतलब दिन में जितनी बार वो और चीजों का जिक्र नहीं करते होंगे, हर बात में कहते हैं कि हमारे पास परमाणु है, परमाणु है, परमाणु है। एक पहला है पाकिस्तान, इस पायदान पे पहले नंबर पे है, भले वो दूसरी किसी चीजों में पहले नंबर पे कभी नहीं पहुंचेगा। और दूसरा है ईरान। और आज जो कहा है ईरान की तरफ से कि अब ये पूरी तरह से वॉर हो चुका है और अब हम कड़ा जवाब देंगे, तो क्या ईरान अभी उस स्थिति में है जो वो परमाणु का हमेशा से गीदड़ भभकी देता रहा है? क्या हो सकता है, क्या इस पे संभावनाएं नजर आती हैं पुष्कल साहब? जी बिल्कुल, ईरान अभी बिल्कुल भी स्थिति में नहीं है और मुझे लगता है ये अपने
पैरों में कुल्हाड़ी मारने वाला है, वो हमारे यहाँ कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, एक्चुअली ट्रैप में फंस रहा है। अमेरिका के ट्रैप में ईरान फंसता जा रहा है। मैंने पहले भी आपके ही चैनल में बोला था कि ईरान के लिए बेहतर ये होगा कि जितनी जल्दी युद्ध विराम कर ले, उतना ज्यादा उसके परमाणु प्रोग्राम और उसकी वैसे भी उसकी विश्व में उसकी स्थिति और विकास, इन सब में बेहतर यही होगा। लेकिन वो मानेगा नहीं। देखिए, अमेरिका और ये इजराइल की वेल प्लान्ड स्ट्रेटजी है। जो ईरान का ऑयल रिजर्व है, हम इराक को भूले नहीं, आप इराक से ही देख लीजिए, तो जो ईरान का ऑयल रिजर्व है उस पे निगाहें हैं अमेरिका की, और वहां के लिए ही वो प्रयास कर रहा है। जिस प्रकार हमने देखा कि पाकिस्तान में अमेरिका ने अपना बेस बनाने की कोशिश की थी, वो कोई भारत के काउंटर करने के लिए नहीं था, चाइना के लिए नहीं था, वो भी ईरान को घेरने के लिए था। तो अब ये समझ ही नहीं रहा ईरान, और विनाश काले विपरीत बुद्धि में चलते हुए जितना ज्यादा ये चैलेंज करेगा, जितना ज्यादा इंडल्ज करेगा वॉर में, उतना ज्यादा इसका नुकसान होगा। और अपनी उम्मत में अपने आप को खलीफा दिखाने के लिए, अपने आप को सबसे बड़ा इस्लामिक और सबसे पावरफुल, सबसे ज्यादा रिजोल्यूट इस्लामिक मुल्क दिखाने के चक्कर में ये अपने विनाश के बीज बो रहा है और उसकी तरफ आगे बढ़ रहा है। ठीक है सिद्धार्थ जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। चूंकि अब हम अमेरिका की बात कर रहे हैं, उसकी मध्यस्थता की बात, जो हमेशा वो सो कोल्ड मध्यस्थता बताता है, उस पर जरा सवाल ले लेते हैं। सर, इसमें क्या भूमिका आप देख पा रहे हैं? क्योंकि वो कभी कहता है कि हम इजराइल के साथ हैं और मध्यस्थता जैसी चीजों को लाना चाहता है, तो किस भूमिका में अभी अमेरिका है और क्या चाहता है, क्या मंशा है, वो जरा अगर आप बता पाएं तो। नहीं, नो डाउट्स यूएस हमेशा से इजराइल के साथ है, और उसकी मंशा क्या है तो वो क्लियर है कि नंबर 1 दो चीजें हैं, दो उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है ईरान के पास, उसके जो भी सेंट्रीफ्यूज, जो उसके सेंटर्स हैं, उसको वो डिस्ट्रॉय करना चाहता है, ताकि फ्यूचर में वो कोई भी उसकी कैपेसिटी या कैपेबिलिटी न रहे कि वो न्यूक्लियर आर्सेनल के थोड़ा सा भी नजदीक जा पाए। ऑब्वियसली इसकी शुरुआत भी इसी बात से हुई थी। व्हाई डिड 12th जून हैपेंड? 12 जून भी इसीलिए हुआ था क्योंकि इजराइल को पूरी इंट थी कि ईरान इज नाउ वेरी क्लोज टू मेकिंग इट्स न्यूक्लियर आर्सेनल, तो इसलिए उसने अटैक किया। और अटैक भी कहां कहां पे हुआ, चाहे वो नतान्ज हो, चाहे वो आज सुनने में आ रहा है कि फोर्दो में भी अटैक हुआ है, इश्फहान पहले अटैक, तो वो सारे के सारे न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे ही अटैक हुए हैं। सो क्लियर है कि यूएस भी यही चाहता है कि कुछ भी हो जाए, ईरान एक दूसरा इस्लामिक बॉम्ब नहीं होना चाहिए। और पहला तो कहते हैं कि अब तो ऑपरेशन सिंदूर से प्रूव भी हो गया, हम सबको पता भी चल गया कि जो पाकिस्तान का भी जो बॉम्ब है वो एक्चुअल में अमेरिका के ही सपोर्ट से और अमेरिका के ही रहमो करम में रखा हुआ था और है। तो ईरान दूसरा एक ऐसा देश बन जाए, ऐसा यूएस कभी नहीं चाहता है, और यही दो उसके क्लियर ऑब्जेक्टिव्स हैं। और दूसरी चीज जो वो चाहता है कि रेजिम चेंज हो। इस तरफ ये भी बात चल रही है कि 1979 के पहले जो शाह थे, वहां के राजा थे, उनका जो सन है अभी रजा, वो भी तैयार बैठा हुआ है, और कहीं ना कहीं पे तख्ता पलट की इच्छा हमेशा से यूएस का एक एजेंडा हमेशा से रहा है कि कुछ भी हो जाए, ये जो रेडिकल खमेनी है, इसको कैसे हम अप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, लौट रहा हूं। सुरेन जी, बड़ा सवाल ये कि जब हम अमेरिका की मंशा पे बात कर रहे हैं, तो ऐसे वक्त में उसका प्रधानमंत्री को हमने देखा कि आज प्रधानमंत्री से 35 मिनट फोन पर बात होना, ऐसे ही सेम समय में उसको मुनीर का बुलाना, लंच करना, वहां पर बैठाना, और आज बहुत महत्वपूर्ण बयान विक्रम मिस्री साहब ने दिया, विदेश सचिव ने। उन्होंने कहा कि आज लगभग पूरा क्लियर हो गया है कि कोई मध्यस्थता अमेरिका की नहीं रही थी। तो ये 3 एक्शंस में क्या मंशा झलकती है ट्रंप की? नहीं, देखिए, जिस समय उन्होंने पाकिस्तान को इंडिया के साथ हाइफिनेट किया था, वो ये बात उसी समय क्लियर हो गई थी कि इनकी स्ट्रेटेजी ईरान पर लड़ाई करने की हो चुकी थी, और उसमें उनको पाकिस्तान के बेसेस चाहिए थे, उनके अपने न्यूक्लियर बॉम्ब चाहिए थे। तो इसीलिए उनको उन्होंने उस तरह से दिखाया कि नहीं, आप बहुत बड़े लीडर हैं, ये सब पहले से ही उसमें हो गया था। ऐसे ही अमेरिका ने, देखिए, तुर्की ने जो रिजीम लगाया, जिसको अमेरिका कहता था कि ये तो मतलब टेररिस्ट ग्रुप का सरगना है, उससे वो गले मिल गए, दोस्ती कर ली। तो तुर्की को भी और सीरिया को भी थोड़ा चाहते थे कि वो डंप रहे ईरान की लड़ाई में। तो ये सब पॉलिटिकल स्ट्रेटेजीज होती हैं। लेकिन जो त्यागी जी ने बात कही कि यूएस किसी भी हालत में दुनिया में 2 देश हैं जिनको हारते हुए नहीं देख सकता, एक इजराइल
और एक ताइवान। अगर ये दोनों देश कभी भी लड़ाई और हारते हैं तो अमेरिका की दादागिरी खत्म है, अमेरिका लड़ाई में हार जाएगा, ये माना जाएगा। अभी क्या हुआ है कि छोटा सा मुल्क है, हालांकि पूरे एयर स्पेस पे इजराइल का कब्जा है, लेकिन उसकी बैलिस्टिक मिसाइल्स को नहीं हैंडल कर पा रहा है और थोड़ा रिसीविंग एंड में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा नुकसान इजराइल को वो अमेरिका नहीं चाहेगा। तो अमेरिका क्या कर रहा है कि भुड़की दे रहा है, 2 कदम आगे जा रहा है, 1 कदम पीछे आ रहा है, 2 कदम आगे जा रहा है। पर मैं समझता हूं कि अल्टीमेटली 3 स्टेप मैं देख रहा हूं। पहला स्टेप तो यह है कि वो आज से ही मतलब खुद जो बैलिस्टिक मिसाइल्स आ रही हैं ईरान की, उनको अमेरिकन हैंडल करने लग जाएंगे एंड दे विल स्टॉप देम। वो डायरेक्टली हमला नहीं करेगा, लेकिन जो इजराइल पर हमला हो रहा है बैलिस्टिक मिसाइल का, उसको अब अमेरिकन आर्मी न्यूट्रलाइज करेगी, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है। अब मेरा ये मानना है कि उसके बाद ये अब ये बहुत हो गया, अब ये खुमनी साहब को जो इन्होंने उनका हश्र किया था सद्दाम हुसैन का, वो करने जा रहे हैं। और तीसरा जो इनका रिजीम चेंज का है, उस रिजीम चेंज में मुझे नहीं लगता है कि वो राजगद्दी फिर से उनको मिलेगी, लेकिन आप भूल रहे हैं उनके जो राष्ट्रपति हैं ईरान के, जिनका कोई जिक्र नहीं करा है, बड़े मॉडरेट लीडर हैं, तो वो उनको गद्दी पे बिठाएंगे। मेरा अपना ये असेसमेंट है। चौथा, मेरा एक बात मैं कहना चाह रहा था कि जब ईरान ने ये कहा कि पाकिस्तान ने ये कहा है कि हम बम डालेंगे और पाकिस्तान ने मना किया, मेरा अपना मतलब एक असेसमेंट है कि ईरान बम बना चुका है। ईरान न्यूक्लियर बम के पोजीशन में है, उसने बम बना लिए, इसीलिए उसका इतना हौसला है और इसीलिए उसने पाकिस्तान के कंधे पे रख के बंदूक चलाई कि भाई ये हमला करेंगे। तो वो दुनिया को एक तरह से उसने इनडायरेक्टली बता दिया है कि मैं बना नहीं रहा हूं, मेरे पास बम मैं बना चुका हूं। और ऐसी हालत में जो अरब नेशंस हैं, दूसरे जो गल्फ के नेशंस हैं, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि ईरान इसमें आगे बढ़े और उसके सक्सेस हो। इसलिए थर्ड स्टेप जो होगा वो अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स जाएंगे और वो बंकर बम डाल के उनके उन सारे ठिकानों को तबाह करेंगे। तो मैं समझता हूँ 4 या 5 दिन की लड़ाई से ज्यादा ही चलेगी नहीं, मेरा अपना असेसमेंट है। इतना सा मैं ये मान के चल रहा हूँ कि एक बार वो अपना रिजीम बिठा देंगे तो उनको ग्राउंड ट्रूप्स की जरूरत नहीं है। वो जो बंदा आएगा वो अपने आप ही कह देगा साहब हमने NPT की हुई है, आप इनको ले जाइए, हमें क्या ठीक करना है। है। इस पर मैं बात करूंगा। लौट रहा हूं सर, आपके साथ लगातार जारी है। TPS त्यागी साहब, आप ही के साथ शुरुआत में फिर से कर रहा हूं। जो मैंने सवाल किया कि भारत को वहां बुलाना और वहां मुनीर का होना, और क्या यह भी प्लान हो सकता था कि दोनों को एक साथ बिठा दिया जाए ताकि जो सो कोल्ड मध्यस्थता थी उसको प्रूफ किया जा सके, और भारत का यह कदम उठाना कि अमेरिका जैसे देशों को मना कर देना कि साहब हमारा सब प्री प्लान्ड है, हम नहीं आ पाएंगे अभी, तो क्या यह भी एक बड़ी स्ट्रेटेजी हो सकती है? जी यही तो बात है। अमेरिका के व्हाइट हाउस में जहां दुनिया के बड़े बड़े देशों के बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष जाने को तरसते हैं, वहां खुद वो ये कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी से कि सर क्या आप कनाडा से वापस जाते समय अमेरिका आ सकते हैं, और मोदी जी कह रहे हैं नो आई कैन नॉट बिकॉज ऑफ माई प्री ऑक्यूपेशन। नाउ इमेजिन, एक तो ये स्ट्रेचर को बताता है दैट मोदी या इंडिया का स्ट्रेचर आज वो सपेरे देश वाला स्ट्रेचर नहीं है। दूसरी बात, उन्होंने जो टेलीफोन पर बातचीतें की, जिनका बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया, उसमें उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान के प्रॉक्सी वार को प्रॉक्सी नहीं वार समझा जाएगा। यानी कि वही बात जो मोदी जी ने अपने भाषण में कही थी कि एवरी एक्ट ऑफ टेरर विल बी टेकन एज एन एक्ट ऑफ वार जी। और फिर उनका ये इरादा शायद रहा होगा डोनाल्ड ट्रंप का कि वो ये गैस करने की कोशिश कर रहे होंगे कि पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में, यानी कि ये मुल्ला मुनीर में और नरेंद्र मोदी के बीच में किस किस्म की सिचुएशन है जिसको वो इस्तेमाल कर सकें या एक्सप्लॉइट कर सकें। तो उन्हें करारा जवाब मिल गया। पहला तो ये कि मैं नहीं आ सकता, दूसरा ये कि प्रॉक्सी वार को एक वार समझा जाएगा, यानी कि एक्शन लिया जाएगा, और फिर तीसरा ये कि हमने मध्यस्थता के लिए कभी किसी दूसरे देश को इनवाइट नहीं किया और पहले भी नहीं किया
अब भी नहीं किया और रेजोल्यूटली ये कह देना कि आगे भी नहीं करेंगे। अब ध्यान दीजिए, अभी कुछ दिन पहले 3 बातें हुई थी अमेरिका की तरफ से। पहली बात क्या हुई थी कि हमारी पाकिस्तान के साथ में फिनोमिनल पार्टनरशिप है। ये जो वर्ड है फिनोमिनल पार्टनरशिप है, यानी जबरदस्त पार्टनरशिप है। दूसरी, अब पाकिस्तान के मुल्ला मुनीर को अमेरिका की सेंट्रल कमांड की फौज के स्थापना दिवस पर एज ए चीफ गेस्ट बुलाया गया। और तीसरी, शायद डोनाल्ड ट्रंप कश्मीर के इशू में पाकिस्तान और इंडिया के बीच में बात करेंगे। अब जो तीसरी बात थी उसकी तो काट मोदी जी ने शुरू में ही कर दी कि हमने किसी तीसरे देश की मध्यस्थता न स्वीकार की थी, न करी है और न करेंगे। अब ना करी है में ऑपरेशन सिंदूर का हवाला दे दिया कि दैट वाज बिटवीन अस एंड पाकिस्तान, नोबडी एल्स इन बिटवीन, और आगे के लिए रास्ता बंद कर दिया। यानी मैं समझता हूँ कि इससे ज्यादा क्लियर कट करारा जवाब डोनाल्ड ट्रंप को शायद ही कोई दूसरा देने की स्थिति में हो। ठीक है, बिल्कुल सर, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई और इसलिए मैं ये सवाल जानना चाह रहा था। सिद्धार्थ जी, कई बार इनकार करना भी बहुत बड़ा आपका फैसला हो सकता है, और जो बात अभी त्यागी साहब कह रहे थे कि अमेरिका मतलब यूनाइटेड स्टेट को, व्हाइट हाउस को आप इनकार कर रहे हैं कि हम नहीं आ पाएंगे, ये भी दिखाता है कि कई देश ऐसे भी हैं, वो बिल्कुल सही कहा त्यागी जी ने, कि व्हाइट हाउस से निमंत्रण आए और दौड़े दौड़े ना जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन भारत अब उस स्थिति में है कि हम इंडिपेंडेंट हैं, हमारे फैसले होंगे तो किसी की मध्यस्थता की, किसी के कॉम्प्रोमाइजेशन की कोई जरूरत नहीं है। सिद्धार्थ जी। जी बिल्कुल, ये इसको मैं कहूंगा सिविलाइजेशनल असर्शन ऑफ प्रायोरिटीज। देखिए, क्रोएशिया जो है, भारत का कोई भी प्रधानमंत्री पहली बार ऐसा होगा कि वो क्रोएशिया देश की यात्रा करेगा। छोटा सा देश है, किंतु यहाँ पे ये समझना आवश्यक है, जिसको मैं कहता हूं कि एक भारत जो है उसका खुद का एक कैलेंडर है, प्रायोरिटीज है और वो नॉन नेगोशिएबल है। और जिसमें एक बहुत पोलाइटली उन्होंने कहा, तो ये क्या किया है, ये रिजेक्टिंग द वेरी फ्रेमवर्क दैट एज्यूम भारत मस्ट ऑलवेज ऑब्लाइज। तो ये पहले की जो मानसिकता होती थी कि किसी न किसी दबाव में आकर, चाहे वो ट्रेड का हो, चाहे वो सहायता का हो, एड का हो, अब का जो भारत है, ये जो भारत है, मैं हमेशा से कहता हूं कि जब हिस्ट्री लिखी जाएगी, इतिहास लिखा जाएगा, तो वो भारत के इतिहास को 2014 के बाद का भारत देखेगा, और उसमें भी दूसरा चैप्टर जो होगा वो उसका होगा ऑपरेशन सिंदूर के बाद का भारत, जो कि जिसको मैंने पहले शुरुआत में बताया आपने इस कथन में कि सिविलाइजेशनल असर्शन ऑफ प्रायोरिटीज। तो अब जो है भारत का एक अलग एक व्यक्तित्व उभर के आया है और बहुत पोलाइटली उसमें मना किया गया है। और बहुत अहम बात जो कि पहले भी बताई आपने कि तीसरे पक्ष की मध्यस्थता पर कभी भी भारत अब नहीं रहेगा, ना पहले भी था। तो ये भी बहुत क्लियरली निकल के बात आई है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात इस एक लाइन से मैं इसको खत्म करता हूं। जी बोलिए। जो चर्चा सर, आपकी आवाज मुझे लगता है ब्रेक हो रही है। पर कोई सौदा नहीं होगा, ये भी नरेंद्र मोदी जी ने बता दिया। सर, एक बार दोहरा देंगे ये आखिरी वाली जो आपने लाइन बोली है, चूंकि नेटवर्क कट गया था तो कट गया। जी, ये भी स्पष्ट किया गया कि इस ऑपरेशन से जुड़ी कोई भी चर्चा, उसमें व्यापार या आर्थिक सौदेबाजी से कोई संबंध नहीं था। जो ट्रंप और जेडी वैंस की तरफ से जो संकेत आ रहे थे कि हम दोनों देशों के साथ अच्छा सा व्यापार करेंगे वगैरह वगैरह, जो बातें हुई थी कि जिसमें उसको डीएस्केलेट किया गया, ठीक है, उस पर भी मतलब मुझे लगता है क्लीन चिट आज मिल गई है। सुरेंद्र स्वामी जी, जब हम ये बात कर रहे हैं और हम ये बात कर रहे हैं कि मध्यस्थता को लेकर सारी चीजों पर, पहलुओं पर बात हो रही है, हालांकि आज की चर्चा बिल्कुल वैश्विक तौर पर है, बहुत अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर है, लेकिन मैं एक हिमाकत कर लेता हूं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं और राजनीति पे चर्चा कर लेता हूं। सर, पिछले 15 दिन में जो देश की ये जो स्कीम्स हैं, जो इन पर बातचीत चल रही थी कि भाई हमने, ट्रंप ने क्यों ट्वीट कर दिया, तो हमने सीज फायर क्यों कर लिया, विदेश नीति पर खास तौर पर जो राजनीति में सवाल उठ रहे थे, आज उनको सर जवाब मिल गया है? नहीं, देखिए, जवाब तो पहले भी मिल चुका है, लेकिन आप स्वीकार करें जब ना। देखिए, इस समय जो विपक्ष है, आप एक बात समझिए, विपक्ष ऐसे ही हो गया है जैसे दो पॉलिटिकल पार्टी के आप यहां बुला के डिबेट कराते, वो ट्रोल हो गया है।
सबसे बड़ा अचीवमेंट मेरी राय में जो कांग्रेस पार्टी का रहा है कि वो ट्रोल पार्टी बन गई है। जिस तरह की भाषा, जिस तरह की बात, वो कोई देश की एक मतलब उस पर मैं समझता हूँ बहस करना भी अपना वक्त जाया करना है कि वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं, जिस तरह का वो इश्यू उठा रहे हैं, मतलब एक होता है ना कि तूने मेरी पेंसिल ले ली, मैं तेरी पेंसिल नहीं दूंगा, तूने मेरी उसमें से बिस्किट का पैकेट निकाल लिया, नहीं उसने मतलब ये विपक्षी दल की कोई बात होती है जिस तरह की बात ये कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि मान लीजिएगा कि इंटरनेशनल एरिना में बहुत सारी बातें होती हैं और हो सकता है पाकिस्तान ने कहा हो प्रेसिडेंट ट्रंप को कि साहब हम पिट रहे हैं, आप उनसे कहिए हमारा समझौता करा दीजिए। ट्रंप ने हो सकता है मोदी जी को फोन किया हो, भाई कुछ करिए। मोदी जी ने कह दिया होगा भाई मुझे नहीं पता है, आप उनसे कहिए, सीधे बात करें डीजीएमओ से। तो उन्होंने डीजीएमओ को बात किया। तो अगर ये भी हुआ है, मैं एक बात कह रहा हूं वर्स्ट सिनेरियो में, तो आपको एक देश की तरह कहना चाहिए हमने नहीं बात करी, हम नहीं किसी की मध्यस्थता स्वीकार करते। आप कहे जा रहे हैं डीजीएमओ, फाइनेंस, एवरीबडी, विदेश मंत्रालय सब मना कर रहे हैं, तो वो नहीं मानेंगे क्योंकि उनकी जो राजनीति है इस समय, वो राजनीति इसी स्तर की है कि वो ट्रोलिंग वाली राजनीति है। जैसे आप देखते हैं ना आजकल सोशल मीडिया पे, आप तो बहुत एक्टिव रहते हैं और वहां आप देखते होंगे जिस तरह का कोई एक आदमी कमेंट करता है, फिर उस पर जिस तरह की लैंग्वेज, जिस तरह के कमेंट चलते हैं, तो आज की डेट में जो विपक्ष की पार्टी, खासतौर से जो कांग्रेस पार्टी है, ये ट्रोल पार्टी है और इसलिए ये बोलते हैं, लिखते हैं। मैं समझता हूं कि वो बहस करने लायक भी नहीं है। ठीक है सर, चलिए अब चूंकि वो चर्चा निकली थी तो मैं उस पर आ गया हूं बहुत जल्दी से, क्योंकि समय अब बिल्कुल आखिरी बचा है। पुष्कल जी, आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि ये जो भविष्य नजर आता है इन दोनों के वॉर में, अभी तक 5वें दिन में और आज का ऐलान कि अब ये पूरी तरह से वॉर है, वैसे ही जवाब दिया जाएगा, क्या भविष्य नजर आता है सर? जी विकास जी, भविष्य देखिए संकेत एकदम क्लियर है। अमेरिका पूरी तरह से रिजोल्यूट है वॉर में कूदने के लिए और वो कूदेगा। ये अब ईरान के हाथ में है कि वो पहल करे और इस वॉर को बंद करे। इजराइल पीछे नहीं हटेगा। देखिए मैं आपको बताऊं, इनके पास, अमेरिका के पास पूरे प्रूफ हैं और इसीलिए क्योंकि वो एनपीटी 1968, JCPOA 2015 और जो आईए के स्टैंडर्ड्स हैं, तीनों ट्रीटीज के हिसाब से ईरान गलत कर रहा है। जो न्यूक्लियर उसने इनरिचमेंट जो किया है यूरेनियम का, वो 3.68% से ज्यादा कर लिया है और उसके पास जितना भी है सारी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन अमेरिका इजराइल के पास है, तभी ये छाती ठोक के, ताल ठोक करके उस पर वार कर रहे हैं। तो अगर ये ईरान नहीं संभलेगा तो मुझे बिल्कुल इस बात की पूरी उम्मीद है कि फुल फ्लेजेड वॉर में उतरेगा इजराइल, अमेरिका साथ देगा और ईरान की वो दुर्दशा होगी जो कि भविष्य देखेगा। और साथ ही जो इसी बहुत बड़े और बहुत महत्वपूर्ण सवाल के साथ हम छोड़ देते हैं आज की डिबेट को, और ये सवाल क्या होगा इसका जवाब, ये पहलू वक्त के हवाले हम छोड़ते हैं। लेकिन फिलहाल आपने समय दिया, पुष्कल जी, सिद्धार्थ जी, सुरेंद्र जी और टीपीएस त्यागी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर मेरे साथ जुड़ने के लिए। इस फिलहाल आज की चर्चा में इतना ही। चर्चा लगातार जारी रहेगी और इस वॉर पर हमारी मेगा कवरेज तो जारी ही है। देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।